तो देखो ये चौथा लेसन है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण, मान लो कोई समीकरण ऐसे लिखा हो, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हो ना तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स का स्क्वायर है ना इसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें सबसे बड़ी पावर ना एक्स की होनी चाहिए और वो 2 होनी चाहिए। तो जब एक्स की पावर 2 होगा तभी ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और जो ए बी सी हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं मतलब ये ना परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं, प्राकृत हो सकती हैं, पूर्ण हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है। ठीक है, सारी संख्याएं हैं, यानी नंबर लाइन पर जो भी हम संख्याएं लिख सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 तो सारे, देखो 1 से शुरू हो गया तो प्रखर संख्या, 0 से पूर्ण संख्या, इधर धनात्मक पूर्णांक इधर ऋणात्मक पूर्णांक, इसमें बटे वाली भी होंगी। ठीक है, मतलब परिमेय अपरिमेय सभी संख्याएं यहाँ चल सकती हैं। ठीक है, बस ये है कि एक्स की स्क्वायर ना, मतलब एक्स का पावर 2 ही होना चाहिए प्लस का। ठीक है, और यहाँ पे जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 होगा तो अपने साथ इसको 0 बना देगा, और ये 0 हो गया तो फिर पावर एक ही बचेगी ना एक्स की, और एक्स की पावर एक बचेगी ना तो द्विघात समीकरण नहीं रहा, फिर ये हो जाएगा रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इतने के बाद तो यानी ये जो इक्वेशन होता है ये होता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक है, इनको जब भी हम फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे ना, तो इनकी जो मतलब आंसर आएंगे, इनके आंसर हमेशा 2 आएंगे। ठीक है, तो मतलब इनकी घात, क्योंकि 2 है ना पावर, तो पावर 2 है तो इसीलिए इसके ना दो दो हल आएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसके 2 हल आएंगे। ठीक है, तो एक्स की पावर पॉजिटिव तो होनी चाहिए 2, और ए 0 नहीं होना चाहिए, और ए बी सी प्राकृत संख्या होनी चाहिए, और ए बी सी जो है ये वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, मतलब वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब हम ना एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 पहला क्वेश्चन कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करना है कि क्या ये निम्नलिखित जो लिखा है x+1 का स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x-3, क्या ये एक मतलब द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पता करने के लिए इसको हल करेंगे। ठीक है, और x की पावर 2 लाने की कोशिश करेंगे, इसके साथ जमा घटा कुछ हो ना हो लेकिन x की पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है, x की पावर 2 ही होनी चाहिए। अब पता चला पावर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 1 आ जाए तो नहीं होगा। ठीक है, पावर 2। इसको सोल्व करने के लिए क्या रहेगा, a+b का होल स्क्वायर रहेगा। फॉर्मूला आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ये 2 इससे गुना होगा तो 2x और माइनस 2 3 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस 6। 2x से 2x कट गया, ये इधर आता ना तो घट के कट ही आता नहीं। हाँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा ना, जो इधर माइनस के होते हैं वो इस तरफ आगे प्लस। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0 आ गया। तो प्रश्न में हमें यही बताना था बस, ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो क्योंकि इसकी पावर जो है इसकी पावर प्लस की 2 आ चुकी है, तो लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ऐसे ही लगभग सारे हो जाएंगे, इसमें सबको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ठीक है, तो इसमें मैं करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ये x+2 का होल क्यूब बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको ही पता करना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें लगेगा a+b का होल क्यूब, फॉर्मूला आता है a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस प्लस b की क्यूब। ठीक है,
तो ए की जगह एक्स है तो एक्स की क्यूब, फिर 3 इंटू ए स्क्वायर, ए की जगह एक्स है तो एक्स स्क्वायर इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 2 की क्यूब बराबर इससे गुना होगा तो 2x की क्यूब और घटा 2 एकम 2x। ठीक है, तो x की क्यूब प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12x और प्लस 2 की क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा। 2 की क्यूब का मतलब 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4, फिर 4 को 2 से करेंगे 8, तो 2x की क्यूब माइनस का 2x, ये जो प्लस का है ना ये 2x की क्यूब इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर, ये है प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस का 2x इधर आके 12x के साथ जुड़ जाएगा, प्लस का 8 बराबर 0। ये सॉरी x की क्यूब था, तो ये एक x की क्यूब है, ये 2x की है, एक में से 2 गया तो घटा x की क्यूब बचेगा, प्लस 6x स्क्वायर 12 2 14x और प्लस 8 बराबर 0। अब इसके आगे नहीं होगा, तो यहाँ पे x की पावर 2 के अलावा बड़ी पावर 3 आ गई, तो इसमें क्या था कि बहुत बड़ी पावर 2 होनी चाहिए थी, तो 3 आ गई, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ऐसे करना है। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ना कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो नीचे जो भी स्थितियां दी हैं इसको द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, जैसे एक आयताकार ऐसे भूखंड होता है, तो वो लगा इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयताकार भूखंड है, इसकी क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है इसकी लंबाई, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। कि ये जो इसकी क्या लंबाई है ना, ये बोले जो लंबाई है इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है लंबाई, तो चौड़ाई को भी x मानूंगा ना, तो इसकी लंबाई दुगने से एक अधिक आ जाएगा, नहीं तो 2x + 1 आ जाएगा। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो यहाँ लिख देंगे ज्ञात करना है भूखंड की लंबाई व चौड़ाई, ये निकालना है। तो इसमें ना माना चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या बोला था इसने, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है ना, तो चौड़ाई को हमने x मीटर मान लेंगे, तो लंबाई हो जाएगा 2x + 1 मीटर। ठीक है, अब ना प्रश्नानुसार हमें भूखंड के क्षेत्रफल की जानकारी दी थी कि वो 528 है, तो लंबाई गुना चौड़ाई ही तो होता है भूखंड का क्षेत्रफल, तो 528 लंबाई गुना चौड़ाई करके आएगा, तो लंबाई ये रहा, चौड़ाई ये रहा, ये इससे गुना होगा तो 2x का स्क्वायर, x से कम x बराबर में 528, तो 2x का स्क्वायर प्लस का x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 228 बराबर 0। अब इसको फैक्टर करना नहीं है, बस इसने पूछा था बताओ ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो बस, तो देखो ये द्विघात समीकरण हो गया ना, क्योंकि x स्क्वायर आ गया, तो बस यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब होता है जैसे लगातार, जैसे 2 है, 2 के बाद धनात्मक पूर्णांक 3 आता है ना, फिर 3 के बाद 4, ऐसे कह रहा है सिर्फ दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, माना पहला वाला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा तो x + 1। क्रमागत में एक एक बढ़ता है, तो ये पहला मान लो 3 होगा तो अगला 4 होगा, तो एक बढ़ जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, उसने क्या बोला कि इनका गुणनफल 306 है, तो इनको गुणा कर देंगे, x गुना x + 1,
तो इसका गुणनफल 306, ये इससे बना हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 306 बराबर 0। तो बस इतना ही चेक करना था द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, देखो एक्स स्क्वायर आ गया ना, तो बस ये द्विघात समीकरण है, मतलब लिख देंगे, बस आंसर यही है। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। तो रोहन है मान लो, तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के पश्चात 360 हो जाएगा, और 3 साल बाद उनकी आयु को गुणा करोगे ना, तो गुणा करने पे 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो प्रश्न तो पूरा दिया हुआ है कि पूरा ज्ञात ही करना है, लेकिन ऊपर बोल रखा था कि बस निरूपित करो। तो ज्ञात करना है हमें रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। तो उसकी माँ की उम्र क्या हो जाएगी, तो देखेंगे माँ की वर्तमान आयु, तो उसकी माँ तो उससे 26 साल बड़ी है, तो ये जितने भी साल का होगा 26 ऐड हो जाएगा ना, तो x प्लस 26 वर्ष की उसकी माँ हो जाएगी। अब उसने प्रश्नानुसार क्या बोला कि 3 साल के बाद इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। 3 साल बाद, रोहन अभी 1 साल का है, 3 साल बाद ये बड़ा हो जाएगा 3 साल। इसकी मम्मी भी x प्लस 26 साल की है, 3 साल यहाँ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29, है ना। तो बराबर दोनों का गुणनफल, तो देखो गुणा कर दिया तो 360 है, मतलब 360 था, सॉरी। अब ये x ना पहले इन दोनों से गुना होगा, तो x गुना होगा x प्लस 29 से, फिर प्लस का 3 भी इनसे गुना होगा x प्लस 29 से बराबर 360। x इससे गुना होगा तो x स्क्वायर प्लस 29 प्लस ये इससे गुना होगा 3x प्लस 3 का 7 हासिल 2 387 बराबर 360। 360 प्लस का इधर आकर तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 3 32 एक्स है ना, 29 3 32 ये घट जाएगा 360 में से ना 87 माइनस कर दो 273, तो माइनस का 200, तो देखो आगे ना दिखा सुनकर, तो यही आंसर हो जाएगा। अब इसको फैक्टर करोगे तो रोहन के वहां आ जाएगा, वो सीखेंगे अभी आगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई रेलगाड़ी है, उसको 100 मतलब 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब करती होगी, ठीक है। और यदि इसकी चाल अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में अब 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। मतलब गाड़ी पहले एक समान चाल से चलती थी, तो पहुंच जाती होगी एक समय पे, अब उसकी स्पीड कह रहा है चाल कम हो गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। अब स्पीड कम हो गई तो धीरे धीरे चलेगी, तो उसी 480 किलोमीटर पहुंचने में 3 घंटा लेट हो जाती है, मतलब 3 घंटा अधिक ले लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है शुरू वाली। तो देखेंगे माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और कितने दूरी चलना है इसे, 300 मतलब 480 किलोमीटर चलना है ना। तो लिखेंगे दूरी को तय करने में लगा समय, दूरी को तय करने में लगा समय, कितना समय लगा होगा इसे 480 किलोमीटर जाने में। तो समय का फॉर्मूला आता है दूरी बटे 4, तो दूरी हो गई 480 और 4 हो गया x किलोमीटर प्रति, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये जो बटे में घंटा है ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 480 बटे x घंटा, यानी पहले इतने घंटा लेती थी ट्रेन, ठीक है। अब लिखेंगे कि नई चाल, अब नई चाल उसने बोला ना कम हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले x थी अब 8 कम हो गई, तो घटा देंगे ना, तो पहले से 8 कम हो गई चाल। दूरी क्या कम हुई, नहीं ना, दूरी तो 480 जाना है ना, तो अब समय कितना रहेगा, तो वही दूरी बटा 4, समय का फॉर्मूला आता है दूरी बटे 4, तो 480 जाना है, लेकिन अब स्पीड कम हो गई है, x माइनस 8,
तो ऊपर किलोमीटर है और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर, तो यानी अब इसे इतना घंटा लगता है और इसको अब इतना इतना घंटा लगता है। तो प्रश्नानुसार देखो, पहले उसे कितना समय लगता था, पहले उसे इतना घंटे लगता था, तो यानी पहले कम समय लगता होगा, पहले कम समय लगता है, स्पीड ज़्यादा थी, अब स्पीड कम होगी तो ज़्यादा समय लगता है, तो यही ज़्यादा समय लगता है, पहले कम लगता था, तो घटाओगे ना अगर इसमें से अगर पहले वाला समय घटाओगे तो पर्सन बताया था कि ये अब जो है 3 घंटा अधिक लेता है, यानी इनको घटाने पे कितने का अंतर आएगा, मतलब ये भी घंटे में ये भी घंटे में, तो अब जो है वो 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो यानी ये इस वाले से 3 घंटा ज़्यादा लेता है, तो घटाने पे इनका अंतर कितना है, 3/1। अब इसको इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, ये एक्स ना इन दोनों से गुना हो जाएगा, तो एक्स एक्स माइनस 8, ये एक्स इधर गुना जाएगा तो 480 एक्स, और घटा ये इन दोनों से गुना जाएगा 480 से ये दोनों गुना जाएगा एक्स माइनस 8, ये 480 एक्स और घटा 480, ये इससे गुना होगा तो एक्स और घटा, तो घटा घटा प्लस है ना, ये गुना हो जाएगा, 8×8 = 64 का 4 हासिल गया 6, 8×4 = 32, 6 बटे ये गुना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3/480, 480 3 के पढ़े से ये कट जाएगा, 3 कम 3 3 6, 3 × 24, 3 निकम 3 3 6 3 24 0 है ना, तो 1280 बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1/1। अब तिरछा गुना हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है ना बराबर यही से मतलब 1280। अब इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर आके ना मतलब माइनस में माइनस 1280, तो बराबर, तो हमें तो द्विघात समीकरण बनाना था ना, तो देखो बन गया द्विघात समीकरण। अगर मैं इसको हल कर दूं ना तो चाल भी आ जाएगा, तो चलो मैं इसको हल करके दिखाता हूँ। तो इसको ऐसे हल करेंगे, इसको इसको गुना करते हैं तो ये इससे गुना होगा, तो ये इतना आ जाएगा, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, 1280 का ऐसे एलसीएम लेके टुकड़ा करने की 8 आ जाएगी, ठीक है, 640 2 3 20 40। तो क्या क्या आ रहा है, 2 2 2 2 2 कुछ ज्यादा आ रहा है टुकड़ा, 8 है, 8 बार आ रहा है ना, 2 हमें चाहिए 1 8, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 कर लो, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32, तो 40 और 32 बन गया फैक्टर, ठीक है। तो हमें चाहिए माइनस का 8x, तो बड़ा वाला 40 को माइनस कर लो और 32 को प्लस में रहे, हाँ, ताकि नहीं घटाएंगे ना तो बीच वाला आ जाएगा, तो 40 में से 32 गया तो आ जाएगा ना माइनस 8, और इन्हें गुना करोगे तो ये आ जाएगा और इन्हें जमा घटा करोगे तो ये आ जाएगा, तो बीच वाले के 2 टुकड़े कर दिया, इसी को गुणनखंड कहते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40 बचेगा, और इन दोनों में से 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40। अगर तुम इसे वापस गुना करोगे तो यही आ जाएगा, 32 से कम 32x और 32 को 40 से गुना करोगे यही आएगा, ठीक है। अब ये दोनों सेम हो गया ना, 40 माइनस एक्स 40 माइनस एक्स, इन्हें एक बार लिख देते हैं, एक बार, और बाहर क्या था x प्लस 32, इन्हें भी एक बार, अब एक बार x माइनस का 40 बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस का 32 बराबर, x के लिए जाएगा 40, एक बार एक्स माइनस 32, गाड़ी की चाल तो माइनस होती नहीं होगी ना, नहीं तो यहाँ नॉट पॉसिबल लिख देंगे, तो बस रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम जांच कर सकते हैं आंसर, देखो तो पहले ट्रेन यानी 40 की स्पीड चलती थी, इस समीकरण में फिट करोगे तो सही आएगा, देखना इसको अगर मैं यहाँ पे x की जगह 40 रख दूँ तो इसके बटे में 40 आएगा, तो 40 से जब ये कटेगा तो कितना आएगा, 40 12, 0 से 0 कट गया, 4 को 4 12 आ गया ना, तो पहले यानी 12 घंटे लेती थी जाने में 480 किलोमीटर, और अब यहाँ पे तुम जब लगोगे ना 40, तो 40 में से 8 गया 32, अब इसको 32 से भाग दोगे,
8 के पढ़े से 8 चौक 32, 8 छः 48 जीरो, फिर 4 से काटोगे 15, यानी अब 15 घंटे लगते हैं। तो पहले 12 घंटे लगते थे, अब 15 घंटे, तो हो गए ना 3 घंटे। हाँ। तो इसीलिए इनका अंतर 3 घंटे लिखा गया।